हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसमें चार्ज क्या होता था, स्टैटिक होता था। चार्ज इज स्टैटिक, यानी मूव नहीं कर रहा था, मूव यानी वेलोसिटी चार्ज की क्या थी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज जीरो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, चार्ज की वेलोसिटी होगी, लेकिन वेलोसिटी वेलोसिटी भाई चेंज भी हो सकती है। कोई चीज चल रही है तो कभी धीमे चल रही है तेज हो गई, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज कोई मूव कर रहा है वो एक ही स्पीड से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो दो टाइप के मोशन आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा कि दो टाइप के मोशन होते हैं, एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी चार्ज मूव तो करेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होगी। अगर चार्ज यानी मोशन कैसा होगा, नॉन एक्सेलरेटेड या फिर अनएक्सेलरेटेड मोशन, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्या हो, एक्सेलरेटेड हो जाए, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज होने लगे, तो क्या होगा। जब कभी एक्सेलरेटेड मोशन होने लगता है, जब कभी एक्सेलरेटेड मोशन होने लगता है चार्ज का, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो सके, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट ही होती है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होने लगती है चार्ज के अराउंड। ठीक है, चार्ज के अराउंड अगर चार्ज रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे उस फिजिक्स को। तो चार्ज मोशन करे और वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है चार्ज का, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज तो अगले यूनिट है, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ चार्ज कांस्टेंट। अब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट तो सबको पता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई ले लो, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये तो बेसिक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, चार्ज अगर इसमें भी दो टाइप के होते हैं, करंट भी दो टाइप के होते हैं, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि मतलब यही होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब जैसे कोई करंट, कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है। अब मैं बोलूँ पहले चार्ज यहाँ पे था इस पॉइंट पे, फिर कुछ टाइम बाद कहाँ पहुंच गया, इस वाले पॉइंट पे चार्ज पहुंच गया। ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट भी फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लिया, सपोज टी टाइम लिया। ठीक है, तो अगर ये दूरी अच्छी खासी है या फिर थोड़ा टाइम की वैल्यू जीरो के करीब ना हो, थोड़ी सी ज्यादा है, या फिर इन जनरल सेंस में बोले तो आई एवरेज क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम डिफरेंस में। ठीक है, ये आई एवरेज का फॉर्मूला हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं करंट की, करंट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस हालांकि पूछा नहीं जाएगा, बस पता होना चाहिए, तो आगे चल के हम यूज कर सकते हैं इसको ना। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत, ये बहुत टाइम की वैल्यू क्या हो, बहुत इंस्टेंटेनियस क्या होता है, क्षणिक, बहुत बहुत कम समय में। तो इंस्टेंटेनियस में कुछ नहीं होता है, बस लिमिट क्या लग जाती है, लिमिट डेल्टा टी की कहाँ अप्रोच कर रही होती है, जीरो। तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर होती है, डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है इंस्टेंटेनियस करंट का। क्लियर है। अगर छोटे से टाइम की हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस करंट होता है, इन जनरल बात करें तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है। एवरेज करंट की बात करें कि कितना चार्ज चेंज हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट चेंज इन टाइम, यानी पहले यहाँ पे टाइम कुछ था, यहाँ पे मान लो 2 सेकंड यहाँ से शुरुआत हुई थी चार्ज फ्लो होने की, तो 2 सेकंड बाद यहाँ पहुंचा था, 10 सेकंड उसके बाद यहाँ पहुंचा था, कितना टाइम डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में, 8 सेकंड का। तो 8 सेकंड में कितना चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ है, तो वो एवरेज की बात हो गई। अगर यही टाइम की ड्यूरेशन क्या हो, बहुत छोटी हो, यानी कि अप्रोच कर रही हो जीरो की, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। फिर हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिख लिया ये सब, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पेयर। करंट का पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलॉम।
टाइम की क्या होती है? सेकंड एसआई यूनिट। तो कूलॉम पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पेयर। इसी को बोलते हैं एम्पेयर। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर? इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? लेकिन करंट की तो डायरेक्शन होती है। करंट भाई किसी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है बैटरी के, तो डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो स्केलर क्यों है भैया? ये बताइए। वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? इंस्टेड इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, फिर भी स्केलर क्यों है? वेक्टर क्यों नहीं है? बताओ। बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। कैसे वेक्टर लॉज क्या होते हैं भैया? करंट एक इस तरफ ऐसे आ रहा है और एक एक वायर से ऐसे आ रहा है करंट, दोनों के बीच में कुछ भी एंगल है यार, मान लो 50 डिग्री एंगल है। अब इस वाली वायर से मान लेते 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इस वाली ब्रांच से कितनी करंट निकलेगा? 4 + 5 यानी कि 9 एम्पियर। अब देखो 50 डिग्री पे रख दो। अच्छा, एक कंडीशन ये ले लेता हूँ, एक वायर ऐसे आ रहा है और दूसरा वायर ऐसे आ रहा है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब इस वाले वायर पे कितना, इस वाले वायर पे कितना करंट फ्लो होगा बताओ? इससे 4 एम्पियर करंट आ रहा है, इससे 5 एम्पियर करंट आ रहा है इस वाली लाइन पे, तो इस वाले वायर पे कितना करंट फ्लो होगा? 9 ही होगा। कहने का मतलब है अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक वायर कैसे, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो। थर्ड वाले वायर से जो करंट निकल रहा है वो एल्जेब्रिक सम है। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ही तो हुआ है। वेक्टर सम क्या होता है भाई? वेक्टर सम इज इक्वल टू जो सम होता है उसमें रिजल्टेंट निकलता है। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है भाई? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो वो वेक्टर सम होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, या पी और क्यू वेक्टर का। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एल्जेब्रिक सम हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे, या फिर इट डज नॉट, या फिर वेक्टर लॉज, इट डज नॉट follows वेक्टर लॉज। कुछ लोग इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। लेकिन अभी स्केलर पे ही अपना वो रखते हैं बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। सिंपल सी बात है, हम वायर से कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन करें, अभी करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, रिजल्टेंट जो करंट होगा वो एल्जेब्रिक सम ही होगा। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है, उसको करते हैं। क्वेश्चन है, मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नोट डाउन, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? इसमें देखिए एक्सिस दे रखे हैं दो, एक ग्राफ दे रखा है बेसिकली करंट और टाइम के बीच में। तो कुछ करंट, पहले करंट की जो स्लोप थी या फिर जो करंट था पहले धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद हो गया कांस्टेंट, ठीक है, फिर जाके कम हो गया और फिर जीरो हो गया। ये कुछ ग्राफ दे रखा है। तो मुझे बताओ कि कैसे करंट की वैल्यू निकालनी है, वो सॉरी चार्ज की वैल्यू पता करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कैसे पता करोगे? तो जब जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो भी ग्राफ होता है उसके अंडर का एरिया निकाल लेना चाहिए हमें, यानी कि ये वाला एरिया पूरा, ये जो पूरा एरिया है ये फाइंड आउट कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी, की वैल्यू किसके बराबर होगी? एरिया अंडर आईसी ग्राफ। आईसी मतलब करंट और टाइम ग्राफ, इसके अंदर का एरिया निकालो। चलो ये ग्राफ है, ग्राफ पूरा बना हुआ है, इसका एरिया तो निकालोगे, एरिया निकालो। ग्राफ क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल हो गया, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। बस ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया डाल के बताओ। वेरी गुड, सही है। तो देखते हैं, पहले एरिया निकालते हैं। तो ये तो ट्रायंगल हो गया इतना पोर्शन, और ये स्क्वायर नहीं है, ये हाँ स्क्वायर ही है, स्क्वायर है। तो एरिया अंडर कितना हो जाएगा? हाफ बेस, बेस कितना है? 5, हाइट कितनी है इसकी? 5 प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10 - 5 यानी 5। भाई ये कितनी डिस्टेंस है? इतनी। टोटल नहीं लेनी है, इतनी लेनी है, ठीक है। ये इंक्लूड कर चुके हैं इसमें, ये 5 हो जाएगी। हाइट कितनी भैया? ये 5, ये भी है। तो आंसर विल प्लस 25, 12.5 प्लस 25। सेटिंग डालिए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। सुना तो होगा ईएमएफ, तो सुना होगा क्या होता है ईएमएफ, कुछ आइडिया है?
तो अगर आइडिया हो तो शुरुआत करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ईएमएफ अच्छा किससे एसोसिएटेड लग रहा है तुम्हें? ईएमएफ किसका होता है? बैटरी का होता है। ईएमएफ आया था, इतने ईएमएफ की बैटरी है, इतने वोल्टेज, इतने वोल्ट की बैटरी है, वो ईएमएफ बोला जाता है। इतने ईएमएफ की बैटरी है। तो एक मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी लूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी समझते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है उसमें, वो सब नहीं जाना है। बेसिक जो फिजिक्स का यूज है, तो फिजिक्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी है। बैटरी में क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कैथोड एनोड। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है। इसमें भरा क्या होता है भाई? लिक्विड टाइप का एक भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बोलते हैं। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पे कि चूज कर कैसे करें। जैसे कॉपर का है तो कॉपर CuSO4 यूज करेंगे, वो बात की बातें हैं, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। अब क्या होता है, इस बैटरी में कौन से रिएक्शन होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं कि नहीं? तो बैटरी में कुछ रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी कि कुछ कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कहीं रिडक्शन हो रहा होगा। उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें होते हैं चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली क्या एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। या फिर बोल सकते हैं बैटरी मैकेनिज्म की वजह से, बैटरी मैकेनिज्म की वजह से, बैटरी का मैकेनिज्म यानी कि उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, बैटरी मैकेनिज्म की वजह से इलेक्ट्रोलाइट के जो चार्जेस हैं उन पे लगती है एक फोर्स। क्या लगती है? फोर्स लगती है। तो निगेटिव चार्ज इस तरफ, मतलब किसी भी तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे लगती है फोर्स। नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर साइड में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, या फिर पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, नेगेटिव उधर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। बस फंडा याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट में कुछ खास रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट के जो चार्जेस होते हैं उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेगेटिव का मूवमेंट इस तरफ मान सकते हो, तो पॉजिटिव का मूवमेंट उस तरफ होने लगेगा। कहीं पॉजिटिव का इधर मूवमेंट मान रहा है तो नेगेटिव का उस तरफ होने लगेगा। यानी कि उनपे क्या लगने लगती है? फोर्स लगने लगती है। क्या लगने लगती है? फोर्स। तो मान लेते हैं पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे एन फोर्स लग रही है, पॉजिटिव पे पी फोर्स लग रही है। ठीक है, एफ पॉजिटिव किस पे लग रही है? पॉजिटिव चार्जेस पे। एफ नेगेटिव किस पे लग रही है? नेगेटिव चार्जेस फोर्सेस। ये जो फोर्स होती है एफ एन और एफ पी, एन एफ पी, ये कैसी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? ये एफ एन और एफ पी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? बताओ, ये एफ एन और एफ पी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की है कि नहीं है? बताइए। नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होती, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं। जो फोर्स लग रही है ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना है जनरेट हुई है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की होती है। ये जो एफ एन और एफ एन द फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज एंड एफ पी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। ये इसका नेचर क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। मान लेते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो डी है, और एफ एन किस पे लग रही है? नेगेटिव चार्ज। एफ पी किस पे लग रही है? पॉजिटिव चार्ज पे। जब अब क्या होगा, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेंगे, यहाँ पे कैसे होने लगेंगे? पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेंगे, भाई फोर्स लगेगी, चार्ज इकट्ठा होने लगेंगे इलेक्ट्रोड से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एफ एन की वैल्यू एफ पी के बराबर हो जाएगी, यानी सीडी स्टेट। तो सीडी स्टेट अचीव हो जाएगी जब, यानी कि एफ एन बराबर एफ पी हो जाएगा, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, चार्ज मूवमेंट उनका बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, इस पे पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुके हैं, और इस पे कैसे एक्यूमुलेट हो चुके हैं? नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा कि नहीं? यहाँ और यहाँ एक पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो, तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप अक्रॉस इलेक्ट्रोड। ये बात समझ में आएगी नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप अक्रॉस इलेक्ट्रोड बिकॉज a non-electrostatic force is acting on the charges of the electrolyte that are moving the charges across the electrode. एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाती है और उनका मूवमेंट करवाती है इलेक्ट्रोड्स में। अब इलेक्ट्रोड्स में क्या होने लगते हैं? चार्ज इकट्ठा होने लगते हैं, चार्ज इकट्ठा होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, कब तक होते जाएंगे? जब तक एफ एन बराबर एफ पी ना हो जाए। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्जेस एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएंगे। वो कब होगा? जब एफ एन बराबर क्या हो जाए? एफ पी हो जाए। उस टाइम पे क्या होगा, एक इधर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इधर नेगेटिव, और क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा।
पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स लग रही है, फोर्स, अब Fn और Fp को मैं F ले ले रहा हूँ, एक फोर्स लग रही है जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की है। जब कोई फोर्स लग रही होती है और चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा इस फोर्स को कि नहीं, ये बात बताओ। सही, फोर्स लग रही है और चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा इस फोर्स को कि नहीं, हाँ कि ना, करना पड़ा होगा। तो इस वर्क डन की वैल्यू क्या होगी बताओ, F इंटू डी। भाई यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ इकट्ठा करने हैं चार्ज क्यू, यहाँ से यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमें इकट्ठा करने हैं, तो इस फोर्स को कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा कि नहीं। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगी है, वो Fn और Fp के बराबर है फोर्स। और डी, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करवाना है चार्ज कि नहीं, या फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करवाना है कि चार्ज कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू Fd है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, F इंटू डी। अच्छा, यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, ये जो वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। जो वर्क डन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया है इन द मूवमेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक तरीके से जितना वर्क डन किया है पर यूनिट चार्ज, जो चार्ज मूवमेंट करवाने में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर वाली फोर्स ने जो वर्क डन किया है वही ईएमएफ ऑफ द बैटरी होता है। इतनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स, डिफिनेशन लिखिए, मेन जो डिफिनेशन है ये बस समझने वाली बात थी। लिखिए, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स मे बी डिफाइंड एज, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ ऑफ अ source may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge the electromotive force of a source यहाँ पे क्या मतलब है, सोर्स का मतलब बैटरी है, ठीक है। The electromotive force of a source may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from lower to higher potential, from lower to higher potential. ये लोअर टू हायर पोटेंशियल का मतलब क्या है, चार्ज अगर पॉजिटिव इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इधर साइड में लोअर पोटेंशियल रहा होगा, जहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे हायर पोटेंशियल हो रहा होगा। भाई चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल रहा होगा और इधर हायर पोटेंशियल रहा होगा। भाई जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहाँ हायर पोटेंशियल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो बैटरी की जो सोर्स होती है या फिर बैटरी यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो वर्क डन कर रही है इन टेकिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा रही है कि नहीं, जो कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की है, तो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ भेज रही है वो। तो जितना वर्क डन उसको करना पड़ रहा है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बैटरी की या फिर किसी भी सोर्स की, चार्जिंग सोर्स की। ठीक है, लोअर टू हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 क्यू अपॉन आर। तो क्यू जितना पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा हाई पोटेंशियल होगा, नेगेटिव का लो पोटेंशियल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बैटरी के अंदर की बात हो रही है इसमें, यहाँ पे जो चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है भाई, चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो जहाँ इकट्ठा होते जा रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल हो रहा है कि नहीं। देखो पॉजिटिव, अब देखो एक और थोड़ी एडवांस बात बताता हूँ, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव की तरफ जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उधर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, इस पे रिपल्शन लगा रहे हैं। लेकिन बैटरी जो है, बैटरी क्या है, बैटरी पे जो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की जो फोर्स है, उसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल या फिर जो भी रिपल्सिव फोर्स लग रही है उससे ज्यादा है, यानी वो धक्का दे रही है, उस पर रिपल्शन लग रहा होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो इस पॉजिटिव जो इधर जा रहा है उस पर क्या लगा रहा होगा, धक्का लगा रहा होगा। लेकिन ये बैटरी का जो 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 एनर्जी है, बैटरी जो एनर्जी है वो ज्यादा दे रही है उसको धक्का देने की, इकट्ठा करने के लिए उसको चार्ज, समझ रहे हो ना। इस वजह से वो हायर पोटेंशियल में जा रहा है। ऐसे एज ए नॉर्मल बैटरी के बाहर की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर से लोअर की तरफ। करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से लोअर की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है। लेकिन विद इन द बैटरी कैसे जा रहा होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, या फिर उल्टा समझो,
इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और विद इन द बैटरी कैसे फ्लो होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, हाँ वो क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की फोर्स है, इसीलिए तो बैटरी की एनर्जी एक टाइम के बाद बैटरी जो होती है एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि भाई एनर्जी देती देती कब तक देगी एनर्जी को, एक टाइम के बाद बैटरी जो होती है डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि एनर्जी देती जाएगी देती जाएगी देती, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लेता जाता है और फ्लो होता रहता है। एक टाइम के बाद क्या होता है, बैटरी ही डिस्चार्ज हो जाती है, एनर्जी देने की उसकी कुछ कैपेसिटी होगी ना, एक टाइम के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सबको ना, डिफिनीशन तो क्लियर हो गई ना। एक एक डिफिनीशन और लिख लो। अब देखो क्या होता है, बैटरी एक तुम दुकान से लाए, ठीक, तो उसमें हो सकता है तुम तार ना जोड़ो, बैटरी है, इलेक्ट्रोड है, पड़ी हुई है बैटरी, तो जब बैटरी में आप कुछ लगाएंगे, बल्ब नहीं जलाया तुमने, बल्ब एक केस होता है तुमने बल्ब जला दिया बैटरी से, तो क्या होगा, करंट विड्रॉ होने लगेगा। तो बैटरी तुमने एक बल्ब जोड़ दिया तार लगा के, तो क्या करंट करंट जो है विड्रॉ होने लगेगा बैटरी से, और बल्ब जलने लगेगा, बैटरी की एनर्जी यूज होती रहेगी। लेकिन एक केस ऐसा भी तो हो सकता है, तुम ला के बैटरी तुमने घर पे रख दी, कुछ भी नहीं ले रहे उससे, यानी करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है, करंट नॉट फ्लोइंग, या फिर करंट नॉट विड्रॉइंग, विड्रॉइंग फ्रॉम बैटरी। तो जब कभी ऐसा कंडीशन होती है कि बैटरी से करंट विड्रॉ नहीं हो रहा होता है, तो जो ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। भाई हमें ये तो पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो जब कभी करंट विड्रॉ नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जब करंट जब विड्रॉ होने लगता है तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है बैटरी में, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, वो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जब करंट विड्रॉ ना हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है बैटरी से, तो ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, क्योंकि करंट तो विड्रॉ हो नहीं रहा है, तो बैटरी की एनर्जी, यानी इंटरनल एक टर्म आता है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं, जब करंट विड्रॉ नहीं हो रहा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जब करंट विड्रॉ हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्लियर है बात, उसको लिख लो। देखिए, द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, maximum potential difference maximum potential difference between its terminals between its terminals when it is not sending any current in the circuit not sending any current in the circuit, जब कोई सर्किट ही नहीं लगा होगा तो करंट कहाँ से सेंड करेगा, यानी करंट नहीं विड्रॉ हो रहा है, ऐसे बैटरी लाके तुमने रख दी है, कोई भी आपने सप्लाई नहीं ली है उसमें, इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट है, कोई भी सर्किट क्लोज तो हुआ नहीं, हमने जोड़ा ही नहीं था। तो जब कभी ये कंडीशन होती है कि करंट विड्रॉ ना हो रहा तो ईएमएफ भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा करंट जब विड्रॉ होने लगे तब क्या होता है, तो ईएमएफ को कैसे डिफाइन किया जाता है वो लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तो लिखिए इन केस ऑफ क्लोज सर्किट, नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये जब कभी क्लोज सर्किट होता है, यानी कि हमने मान लीजिए बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो बैटरी उस केस में ईएमएफ कैसे डिफाइन होता है कि कितनी एनर्जी सोर्स को लगी एक पॉजिटिव चार्ज को भेजने में अक्रॉस द बैटरी, पूरे कंप्लीट राउंड में या फिर पूरे कंप्लीट सर्किट में पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाने में जितनी एनर्जी लगती है किसी बैटरी को या फिर किसी सोर्स को, वही बोला जाता है उसका ईएमएफ। भैया तुमने सर्किट लगा दिया तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो होंगे कि नहीं, बाहर बैटरी के ऐसे होंगे, अंदर ऐसे होंगे, ये कंप्लीट चक्कर हुआ कि नहीं। तो इस चक्कर को लगाने में या फिर चार्ज को फ्लो करवाने में बैटरी तो एनर्जी दे रही है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, बैटरी दे रही है कि नहीं, तो ये बैटरी का ईएमएफ बोला जाता है। ये भी एक डेफिनेशन होती है ईएमएफ की, इज द एनर्जी या फिर इज द वर्क डन बाय द सोर्स इन रोटेटिंग या फिर इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, अक्रॉस द क्लोज लूप या फिर अक्रॉस द क्लोज सर्किट। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। लेकिन द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स may be defined as
may be defined as the energy supplied by the source in taking a unit positive charge once round the complete circuit. एक कंप्लीट सर्किट में मूव करवाने में जितना बैटरी को काम करना पड़ा या वर्क करना पड़ा, वही बोला जाता है ईएमएफ क्लोज सर्किट के केस में। ओपन सर्किट के केस में वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, क्योंकि उसका अब तो चार्ज मूव तो नहीं करवाना है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में होता है। अभी यहाँ पे एक बात नहीं बताई गई टर्मिनल पोटेंशियल की, वो बाद में बताई जाएगी जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन इतना समझो, तब जब करंट विड्रॉ होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और जब विड्रॉ नहीं होता है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ बताओ, पूछो। देखिए जब करंट, देखो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, देखो जब कभी क्लोज सर्किट होता है, हालांकि आगे का टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है कि नहीं। अब बैटरी को जब हमने एक क्लोज लूप कर दिया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, बाहर ऐसे फ्लो हो रहा है। बाहर कैसे क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होने लगा। अंदर भी तो उसको फ्लो होना है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी तो फ्लो होना है चार्ज को। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब विद इन द बैटरी फ्लो होता है चार्ज, विद इन द बैटरी जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे थोड़ी ना आसानी से मूव होने देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो होना है। तो वही बताया ना मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लग रही होती है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो ई माइनस आई आर होता है फॉर्मूला उसका। तो देखो ई क्या है, यहाँ पे ईएमएफ है, और आई आर क्या है, विद इन द जो सर्किट अंदर की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है। तो इतना टाइम कम हो जाता है जब हम क्लोज सर्किट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए जब क्लोज सर्किट नहीं होता है तो जो वी के बराबर क्या हो जाता है, जब क्लोज सर्किट नहीं होगा तो आई नहीं होगा, तो आई नहीं, ई माइनस आई आर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट विड्रॉ हो रहा होता है। जब क्लोज सर्किट नहीं होता है, यानी ओपन सर्किट होता है, आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो वी बराबर हो जाता है ई, यानी कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का जो केस है, ठीक है। जब करंट फ्लो करवाओगे तो कम हो जाएगा। देखो ई माइनस आई आर हो गया, आर क्या है, स्मॉल आर, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ईएमएफ जब क्लोज ओपन सर्किट में होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जब क्लोज कर दोगे तो कम हो जाएगा। या फिर तब ईएमएफ को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अक्रॉस द होल सर्किट, पूरे ऐसे घुमाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है बात।